हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ था, ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम कर रहे थे, जो कि मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन है। आपको अगर ध्यान हो तो इससे पहले हम कर चुके हैं कि मीनिंग क्या है ऑर्गेनाइजिंग का, उसकी फ़ीचर्स क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंस क्या होती है और उसका प्रोसेस क्या रहता है। चलिए आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप राइट्स को, ड्यूटीज़ को एक उसमें एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, यहाँ उससे चलने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि जो पीटर एफ ड्रकर हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर आपने गलत, आपको यहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा, तब आपको इसको और ध्यान से कर पाओगे। क्या है इसकी इम्पोर्टेंस? वो कहता है कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गलत कर दिया ना, तो व्यवसाय का जितना भी, जो बिज़नेस का जितना भी परफॉर्मेंस है, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और इतना वो ख़राब कर देगी कि बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ना कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये है क्या। ये सारा एक पैटर्न है, रिलेशनशिप का पैटर्न है, जो हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के दौरान हम जो क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आप क्या करते थे? आप आइडेंटिफिकेशन करते थे काम को, उसको डिवाइड करते थे, आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, है ना। फिर आप पोजीशंस क्रिएट करते थे, पोजीशंस क्रिएट करके उसमें आप लोगों को काम देते थे, आपके ये राइट्स हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, ये सब आप करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा इसका? इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मैनेजरियल हैं या नॉन मैनेजरियल टास्क है, जो भी जितने भी सारे हैं, वो सब किसके अंदर आ रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ़िक्स फॉर्म है, एक फ़िक्स डिज़ाइन है। ऐसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है ये। तो चलिए इसकी एक डेफिनेशन हम कर लेते हैं। हर्ले ने दी है। हर्ले का क्या कहना है? हर्ले बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है, किसके बीच में है? वेरियस पोजीशंस इन अ फर्म, जो डिफरेंट हमने पोजीशंस क्रिएट की हैं, और अमंग द वेरियस पीपल ऑक्यूपाइंग द पोजीशंस। खाली पोजीशन क्रिएट करने से थोड़ा ना बन गया, पोजीशन पे जो लोग हैं उनके बीच में भी तो एक रिलेशन है ना। तो वो सारे की सारा मिलाकर हमारा क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे आगे चलने से पहले एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, दैट इज़ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि एक अगर हमारा ऑफिसर है तो उसके अंडर कितने लोग हो सकते हैं, कितने लोगों को वो ध्यान से देख सकता है। वो कहते हैं कि मिनिमम जो होते हैं, मैक्सिमम हम ये कह सकते हैं, जनरली जो हम कहते हैं, दिस नंबर इज़ 5 to 6, कि एक मैनेजर जो है वो एक टाइम में 5 से 6 लोगों पे अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। हमें ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, पोजीशन पे लोगों को लगाएंगे, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कितने लोगों को वो अच्छे से क्रिएट कर सकता है। तो जो ये कर सकता है इतने लोगों को, तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बड़ी बार आ जाता है। चलिए, अब आपको ये तो पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। अब हम करते हैं इसके फॉर्म्स। हम उसे टाइप्स भी बोल सकते हैं, डिज़ाइन भी बोल सकते हैं, फॉर्म्स भी बोल सकते हैं। एक ही चीज़ के कई कई नाम होते हैं। जैसे कई बार आता है ना, आपके घर के नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। अब आपको कोई किसी नाम से बुला रहा है, कोई किसी नाम से बुला रहा है, तो क्या आप चेंज हो जाते हो? क्या नहीं ना, आप तो वही रहते हो ना, वो तो नाम बुलाते। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है कि आप इसके अलग अलग नाम ले रहे हो, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे अब हमारा क्या है? इसके डिज़ाइंस, फॉर्म्स, या जिसको हम कह सकते हैं टाइप्स। डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हर एक बिज़नेस अलग है, हर बिज़नेस की अपनी नेचर अलग होती है, जॉब की नेचर अलग है, और जॉब की नेचर के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? उनको राइट्स देते हैं, उनको ड्यूटीज़ देते हैं। तो इसलिए सभी की अलग अलग होती है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आता है एक तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन जिसे कहते हैं। सेकेंड आता है डिविजनल। थर्ड है लाइन एंड स्टाफ।
फंक्शनल तो जो कार्य के बेस पे, फंक्शन के बेस पे हो रहा है। डिवीज़न जो एक पार्ट के तौर पे हो सकता है ना। लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक लाइन में, सीधी रेखा में चलता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये भी एक सीधी और एक उसमें लाइन में मेन भी हैं और उसके स्टाफ मेंबर्स भी हैं। तो आप लोगों के सिलेबस में तो सिर्फ ये दोनों ही आते हैं, फर्स्ट टू, लास्ट की टू नहीं है। तो अब हम इन्हीं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसकी तरफ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा उसी पर डिपेंड करता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेजर एक्टिविटीज़ हैं क्या, उन्होंने क्या क्या काम करना है। मीन्स जितनी भी सारी काम हैं वो हमने किसके बेसिस पे बांटे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के बेस पे बांटे हैं। हमने पूरा उपकरण ही उस हिसाब से तैयार किया है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मोबाइल का बिज़नेस कर रहा है, हमने पिछले उसमें भी किया था ना, या कोई फर्नीचर का बिज़नेस कर रहा है, तो अब एक कौन सा होगा, फर्नीचर जो बना रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक मार्केटिंग करेगा, है ना, पैसे के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट। लोगों को अपॉइंट करना है, लेबर अपॉइंट करनी है, तो वो कौन करेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट। समझ आया। तो जैसे ये किस्म से ना बिल्कुल वैसा ही है। आपको ध्यान है हमने किए थे एक टेलर के प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। उन्होंने एक बताया था क्रियात्मक मैन फॉर्मनशिप, फंक्शनल फॉर्मनशिप, ध्यान हो तो, जिसमें हमने 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, याद है, हर चीज़ को अलग अलग ढंग से हमने उसमें किया था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा। यहाँ पे अब क्या है मेन, जैसे कंपनी के सबसे ज़्यादा ऑनर कौन हो गए, शेयर होल्डर्स। इसको थोड़ा सा मैं नीचे करती हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा, शेयर होल्डर्स। फिर उसके नीचे कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे CEO जो कंपनी का काम धाम करता है, ठीक है। फिर इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, जैसे एक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल डिपार्टमेंट। अब इन डिपार्टमेंट्स के भी फर्दर डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो कि अभी मार्केटिंग के दे रहा है, तो मार्केटिंग के कौन कौन से हो गए, एक डिपार्टमेंट सिर्फ सेल को देखेगा, एक एडवर्टीजमेंट को देखेगा, विज्ञापन भी तो करना पड़ेगा ना, एक मार्केट से रिलेटेड रिसर्च को देखेगा। तो देखा आपने कि जितने काम हैं उतने हमने अपने डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। तो ये हमारी क्या थी, फंक्शनल फॉर्मनशिप। फंक्शनल फॉर्मनशिप जैसी थी, फंक्शनल फॉर्मनशिप नहीं है, फंक्शनल फॉर्मनशिप जैसी है। तो अगर अब हम इसकी बात करें एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे। सबसे पहला बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जब हम एक ही व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता चला जाएगा तो वो उस काम का क्या बन जाएगा, स्पेशलिस्ट बन जाएगा। पहले शुरू में उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बाद में वो उस काम को बेटर भी करेगा और कम टाइम में भी करेगा, है ना। कोऑर्डिनेशन इज़ एस्टेब्लिश्ड, अब सारे के सारे जो लोग काम पे लगे हुए हैं, बार बार उस काम को करते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उसी लेवल में हमें कम्युनिकेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत आसान हो जाता है। मैनेजरियल एफिशिएंसी इज़ इंक्रीज्ड, अब जब काम को आप बार बार कर रहे हैं, आपका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है, तो नो डाउट आपकी मैनेजरियल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। क्यों, आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, काम आप अच्छे से कर रहे हैं। मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, अब यहाँ पे क्या है, काम दोबारा नहीं हो रहा। अब काम पता है किस किस ने करना है, कैसे करना है, तो एक ही काम को बार बार नहीं किया जा रहा। जो जिस डिपार्टमेंट का काम है वो वही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम फाइनेंस कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम मार्केट डिपार्टमेंट कर रहा है। अब मार्केट डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा ना, तो काम नहीं रिपीट होगा, काम जो है जिसका है वो वही करेगा। ट्रेनिंग इज़ फैसिलिटेटेड, अब यहाँ पे ट्रेनिंग की भी वो है। जब आपने किसी वर्कर को एक डिपार्टमेंट में अपॉइंट करना है तो वहाँ पे उसके आप उसी चीज़ पे ध्यान दोगे, भी हमने इससे ये काम करवाना है, तो हम उसको ट्रेनिंग भी उसी चीज़ की देंगे। सारा क्यों बताएंगे हम डिटेल में उसको, तो लिमिटेड ट्रेनिंग में ही हमारा काम चल जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी काम हैं हमारे
उन सभी कामों को हम एक जैसा महत्व देते हैं, इक्वल। ये नहीं कि कोई काम छोटा है बड़ा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम भी हैं, इंसान हैं हम, हमारे अंदर भी गुण भी हैं और दोष भी हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता ना, तो कोई भी सिस्टम कैसे परफेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पे क्या है, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब क्यों, सबके डिपार्टमेंट्स तो अलग अलग बने हुए हैं, हर डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं ऊपर उठूँ, अच्छा काम करूँ, तो यहाँ पे फिर वो क्या हो जाता है, वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देता है। वो अपने जो डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ध्यान दे रहा है, उसको कोई मतलब नहीं हो रहा कि फर्म जो है, मेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स कहाँ गए। तो कई बार वो ध्यान नहीं देते उस चीज़ को। जैसे वो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो तो क्या चाह रहा है कि अच्छे से अच्छा हाई क्वालिटी का माल तैयार हो, लेकिन अब मार्केट में अगर वो इतनी हाई क्वालिटी का माल देते हैं तो रेट हाई हो जाते हैं, कस्टमर लेते नहीं हैं उसको। कस्टमर कहते हैं कि हमें ठीक ठाक क्वालिटी हो, ठीक ठाक रेट हो, लेकिन अब वो नहीं कर रहा, हो गया ना काम खराब। दूसरा क्या है, डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे क्या है कि सभी जो डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। उनके विभाग जो उनका डिपार्टमेंट है उसमें तो कोऑर्डिनेशन हो जाता है, लेकिन अब एक डिपार्टमेंट का मैनेजर और दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर, उनमें आपस में नहीं होता कई बार। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हर डिपार्टमेंट चाहता है मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज मिले। अब रिसोर्सेज तो भाई लिमिटेड है ना, हर एक को तो इतने सारे नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे फिर उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, जब आपका छोटी छोटी चीज़ों पे डेवलप होगा, झगड़ा होगा, आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्या, कि आपने फर्नीचर बनाना है, आपने एक सोफ़ा बनाना है, तो सोफ़ा बनाने के लिए हम एक जो वर्कर है वो सोफ़ा नहीं बना रहा, कोई उसकी बैक बना रहा है, कोई उसके साइड्स बना रहा है ना, कोई उसकी सीट्स बना रहा है, कोई उसकी लेग्स बना रहा है। तो इस तरीके से अब जब एक पर्सन बार बार टाइम एंड अगेन लेग 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 ही बनाया जा रहा है, तो क्या वो, अगर हम उसे कभी ज़रूरत उसे अगर पड़ जाती है, क्या वो पूरा सोफ़ा बना पाएगा? बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि उसका लेग में तो एक्सपीरियंस है लेकिन पूरे सोफ़े में तो नहीं है, अच्छा काम नहीं वो कर सकता। तो उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि आप एक छोटे काम को ही बार बार कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि कहाँ पे फिर सुटेबल रहेगा, ये सुटेबल रहेगा जहाँ पे अगर आपका बिजनेस कंसर्न बहुत बड़ा हो। अगर बहुत बड़ा है तो आपको कामों के आधार पे बांटना ही पड़ता है। जहाँ आपको ज़रूरत लगती है कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, स्पेशलिस्ट लोग चाहिए, वहाँ पे भी होता है। जहाँ आपको अधिकारों का विकेंद्रीकरण जरूरी हो, डिसेंट्रलाइजेशन, आपको लोगों को देने पड़े कुछ राइट्स, वहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है, जहाँ पे मेनली एक ही प्रोडक्ट बेचा जाता हो। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, फिर डिविजनल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो एक से ज़्यादा अगर हैं आपके, तो हम दूसरा करेंगे। अगर इतना ही है, एक ही प्रोडक्ट है, तो हम कौन सा सुटेबल मानते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये, इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, बाय बाय।